भाई बिल्कुल मतलब बहुत बार मेरे पास प्रूफ आती हैं स्टोरीज़ की जो उन्होंने कैप्चर किया है। एक रिसेंटली आई थी जो अपने चैनल पे मैंने मेंबर्स ओनली के लिए रखा हुआ है, और एक बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी है पूरी से। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टोरी, ये ना बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि मेरे स्टेट की है, मेरे स्टेट की है। अब एग्जैक्ट किस स्टेट की है ये तो मैं नहीं बता सकता, पर मुझे जिसने स्टोरी भेजी है उसने बोला कि ये पूरी में जो लाइट हाउस है, ओल्ड लाइट हाउस, उसके नीचे की कहानी है। अच्छा। तो होता क्या है कि चार पांच लड़के थे वहाँ के, वो लोग जाते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने, स्कूल के ही बच्चे थे। तो रात को 12 बजे ये लोग पहुँचे अपने दोस्त को लेके कि भाई इसका हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। पर इनको नहीं पता था कि इनका हैप्पी बर्थडे असली में होने वाला है। अच्छा। भाई ये लोग अपना लकड़ी का टेबल लगाते हैं वहाँ पे, केक वेक रख दिया काटने के लिए। और इसके बाद जब वो लड़का केक काटने गया वहाँ पे, तो एक जो उसका फ्रेंड था, ये ना फ़ोटोज़ खींच रहा था, वीडियोज़ बना रहा था। भाई साहब उसको अपने फ्रेम में एक दिखता है कि जो बर्थडे बॉय है उसके जस्ट बाजू में एक फीमेल घोस्ट की वो खड़ी है, स्पिरिट खड़ी है। उसका प्रॉपर इमेज कैप्चर हुआ है, आप देख सकते हैं, आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। तब ना केक काटने से जस्ट पहले वो चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से। मैंने पूछा क्या हो, तो उसने बोला कि भाई मेरे को मार रहा है कोई पीछे। कुछ टाइम के बाद ज़मीन पर लेट जाता और ऐसे पकड़ के बैठ गया अपना पीठ वेट, कि कोई मेरे को मारे जा रहा है लगातार। ये लोग अपना उस दोस्त को उठा के सीधा हॉस्पिटल पहुंचे, और हॉस्पिटल और उस पूरे प्रोसेस की वीडियो बनाई। उसी वीडियो में इस स्पिरिट के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। पूरे 30-35 सेकंड की ये पूरी क्लिप है, अभी आप सुन सकते हैं इसमें वीडियो में। अच्छा, जब इसे लेके ये लोग हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल पे डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और उसका पीठ उठा के देखा, तो भाई उसके पूरे पीठ पे ऐसे मारने के निशान थे, बहुत बुरी तरीके से। पूरा पीठ एकदम लाल काला ऐसे पड़ा हुआ था। उसकी भी फ़ोटो इन्होंने खींच के भेजी है मुझे, तो आप वो भी देख सकते हैं। और फिर होता क्या कि अगले दिन वो जो बर्थडे बॉय था जिसको मारा था स्पिरिट ने, उसकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में। तो यार ये मेरे मतलब अभी तक जितने प्रूफ मुझे भेजे गए हैं सबसे भयानक था ये। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि महाराष्ट्र के, बिहार के, अब पता नहीं किस स्टेट की है, पर ये स्टोरी थी। अच्छा भाई, आप बता रहे थे आप एक स्पाई के यहाँ भी रुके थे यार, वो क्या स्टोरी है? तो यार मैंने ऐसे बताया कि मैं राइड करता हूँ बहुत, बुलेट लेके घुस जाता हूँ कहीं पे भी। तो लद्दाख में एक जगह है हानले। हानले के बारे में आपने सुना होगा, गए हो आप हानले? नहीं भाई। भाई लद्दाख की सबसे वो खूबसूरत जगह है। अब जो लेह से हानले तक जाओगे ना, वो रास्ता बहुत ज़्यादा प्यारा है, सबसे सीनिक रूट। मैं भाई हानले पहुंचा। हानले पहुंचने के बाद मुझे जाना था उमलिंगला। उमलिंगला वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, 19,000 फीट पे। ठीक है, तो होता क्या है कि उस जगह पर अच्छा, हानले से उमलिंगला की दूरी 105 किलोमीटर है, तो मेरे को 200 किलोमीटर लगभग अप डाउन करना था एक दिन में। तो उसके लिए क्या करते हैं राइडर्स, जो अपना पेट्रोल लेके जाते हैं, साथ में स्पेयर पेट्रोल लेके। मैंने भी अपने बाइक में पीछे रखा हुआ था जेरी कैन पेट्रोल का। पर दिक्कत ये हो गई थी कि मैंने उस जेरी कैन को ना बाइक के पीछे बांध के नहीं रखा था, मैंने सिंपली उसमें डाल दिया था, पीछे जो लद्दाख करियर होता है। भाई लेके मैं पहुंच गया ऊपर, उमलिंगला पहुंचा। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं, जो ये उमलिंगला टॉप है, ये माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उससे भी ऊपर है। अच्छा। इतनी हाइट है उसकी, तो इमेजिन करो। मैं भाई पहुंचा ऊपर उमलिंगला, वहाँ मैं जाके अपना मस्त सेलिब्रेट कर रहा हूँ। उसके पास में एक कैफ़े था, BRO कैफ़े, मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का कैफ़े था। वहाँ पे जाके हाथ मेरे पूरे फ्रीज़ हो रहे थे, हमें स्नोफॉल स्टार्ट भयानक वाले में जाके एक बड़ा तसला लेके पकड़ के बैठ गया था, गर्म तसले पानी का। वहाँ बैठा तो अंदर ही था मैं, कैफ़े के अंदर। थोड़ी देर के बाद जब बाहर निकला तब मैंने देखा कि भाई जो मेरे दोनों जेरी कैंस थे वो गायब है। अब मैंने सोचा था कि यार मैं ऊपर जाके ही पेट्रोल डालूंगा, मेरे पास पेट्रोल भी नहीं, जेरी कैंस गायब। अच्छा, वहाँ से उमलिंगला से मुझे 19-20 किलोमीटर और आगे जाके मैंने सोच रखा था कि एक डेमचौक करके गांव आता है। तो डेमचौक जो गांव है वो एक्चुअली उस टाइम पे 2-3 साल पहले की बात है, आधा चाइना में आधा इंडिया में, और चाइना इंडिया वाले पोर्शन पे भी क्लेम करता है अपना। अच्छा। कि ये हम मेरा ही है, इंडिया ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो मैंने सोचा था कि भाई मैं जाऊंगा डेमचौक, और मैंने एक ब्लॉग में पहले देख रखा था कि वहाँ पर जो चाइनीज़ साइड है, बीच में ना एक कोयुल नदी बहती है, नदी के साइड में चाइनीज़ का पूरा वो कैंप है। वहाँ पर उन्होंने बहुत हाईटेक कैमरा लगा रखे हैं भाई, इतनी तगड़ी सर्विलांस होती है कि आप अपने साइड पे खड़े हो तो आपके शर्ट का बटन देख सकते हैं, कितने बटन हैं इस शर्ट में। तो मेरा प्लान ये था, मैंने एक ब्लॉग में देखा था, मेरा प्लान ये था कि मैं उनको जाके झंडा दिखा के आऊँगा सालों को। देखो अब उमलिंगला टॉप पर भाई मेरे पास पेट्रोल नहीं,
वहाँ पे सारे राइडर्स, मुझे लगता है 3-4 लीटर ही पेट्रोल बचा होगा टंकी में। मुझे वापस भी जाना था हान ले, 100-150 किलोमीटर अभी राइड करके। अब सारे वहाँ पे जो बाकी राइडर्स थे, मैं तो सोलो गया था, जो बाकी ग्रुप था वो बोले भाई चलो हमारे साथ, हम रास्ते में तुम्हारी हेल्प कर देंगे, ठीक है, हम मेरे से पेट्रोल हमारे से लेके चलना। मैंने बोला भाई नहीं, मैं तो जाऊँगा डेमचौक और जो होगा देखा जाएगा, मैं ये काम करके आना मेरे को। मैं भाई निकला, डेमचौक गया वहाँ पे जाके फिर सामने था उनका कैमरा, मुझे पता था कि इस जगह पे देखते हैं ये लोग। वहाँ पे आर्मी वाले थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पर पूरा सर्विलांस होता है। मैंने उठा के झंडा लहराया, पूरी वीडियो उसकी, ठीक है, उनको दिखाया प्रॉपर। फिर जो पीछे मेजर साहब थे खड़े थे, वो बोलते हैं कि भाई तूने ये कर तो दिया, पर नेक्स्ट जो फ्लैग मीट होगी उसमें इस इशू को रेज़ करेंगे ये लोग। मैं बोला सर आप वो सब हैंडल करना खुद, अब मेरे को अपना पेट्रोल सॉर्ट आउट करना है। मैं वहाँ से भाई आया उमलिंगला टॉप पे वापस, जैसे उमलिंगला टॉप, डेमचौक नीचे, मैं वापस आया झंडा दिखा के। अब मेरे को यहाँ से हानले जाना है 110 किलोमीटर। अब उस टाइम पर पेट्रोल नहीं, अब मैं जाऊँ भाई रास्ते में फंस जाऊँ, वहाँ पर बहुत ऐसे कम लोग जाते हैं। मैंने वहाँ पे पता किया तो किसी ने बताया कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर आगे जाके एक कोयूल करके गांव पड़ता है, वहाँ गांव पे आज रात रुक जाओ, वहीं पर आपको पेट्रोल का इंतज़ाम हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है भाई। मैं उमलिंगला से सीधा पहुँचा कोयूल। वहाँ पर जब मैं गया तो पता चला कि सिर्फ एक ही होम स्टे है उधर, और उसको बोलते हैं कोयूल टोंग्सपॉल। जो टोंग्सपॉल होता है वो उस गांव के जैसे पंचायत होता है ना, जैसे हेड जो होता है सरपंच होता है, सरपंच के घर जो होता है सरपंच का, तो उसको टोंग्सपॉल बोलते हैं, टोंग्सपॉल हाउस। वहाँ पर पहुँचा और मतलब अंकल आंटी थे, बूढ़े हो चुके थे, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला ठीक है रह जाओ आज रात। वहीं पर मुझे पेट्रोल भी मिल गया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा ना भाई, तो मेरे पहुँचने के 1 घंटे के बाद ही एक तो मेरे फ़ोन में चाइना का वो पकड़ने लगा, टाइम जोन पकड़ने लगा। 1 घंटे के बाद ही भाई एक आईबी का ऑफिसर आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। उसने मेरा पूरा चेक किया, बैग वैग खोल के सब कुछ एकदम, क्या है, कहाँ से आ रहे हो, पूरी डिटेल ली। फिर उसके बाद मैं रहने लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि भाई क्या हो गया, मतलब इतना क्यों पूछ रहा है। मेरे बोला ठीक है बॉर्डर एरिया होगा मे भी उसके वजह से। और तब जब मैंने वहाँ के जो होस्ट थे उनसे बात करने स्टार्ट किया तो भाई पता चला कि ये तिब्बत में स्पाई रह चुके हैं इंडिया के। अच्छा, वो अंकल तो मैंने उनसे पूछा हुआ कि अंकल ये सब बता सकते हैं, बोले कि हाँ बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं रिवील कर रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या था कि तिब्बत को चाइना ने कैप्चर कर रखा है। जो वहाँ पर चाइनीज़ आर्मी का कुक था, जो उनका पूरा उनके शेफ़ होते हैं खाना बनाने के लिए, तो वो उसमें एज अ कुक काम करते थे। अच्छा, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन भाई आर्मी को देते थे। तो मैं भाई रुका, उन्होंने बहुत चीज़ बताई मेरे को, कैसे कैसे इन्होंने किए कांड, वो तो मैं नहीं रिवील कर सकता। उन्होंने बहुत कुछ मुझे बताया कि इस तरीके तो वो उनका घर था आईबी ऑफिसर का? नहीं, आईबी भाई वहाँ पोस्टेड है, आईबी का तो पर वो चेक करने क्यों आए थे? वो चेक करने क्यों आए थे? उन्हें कैसे पता चला आपके बारे में? अरे यार गांव के अंदर मैं एंटर कर रहा हूँ, वो इतना सेंसिटिव इलाका, डेमचौक पे चाइना कैप ये करता है, वहाँ से एलएसी एकदम पास में है 10-15 किलोमीटर। तो भाई वो तो आएंगे ना चेक करने, उनके तरफ तो कोई स्पाई नहीं आ गया। हाँ, तो भाई ऐसे जो भी सेंसिटिव एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे आईबी तो पोस्टेड रहते हैं अपने बिल्कुल। तो वो फ्लैग वाली चीज जो आपने करी उससे लेना देना नहीं था, वो कोई भी जाता तो वो करते ही चेक? हाँ फ्लैग वाले से। और ये भी हो सकता है कि भाई क्या पता वहाँ से आर्मी ने इंटेलिजेंस दिया हो कि भाई एक बंदा आया था यहाँ पे ऐसे घूम के गया, क्योंकि जब मैं वो फ्लैग वाला काम कर रहा था तब कोई नहीं था वहाँ पे, सिर्फ मैं था राइडर अकेले। हाँ हो सकता है। तो भाई ये जो पहली कहानी है वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव की है, और ये स्टोरी मुझे भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर मृदुल ने। बहुत ही क्रिपी जिन हॉरर है, जो एक मुस्लिम फैमिली के साथ ये पूरी वारदात हुई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में एक मुस्लिम फैमिली रहती है। वो जो गांव का लेआउट एक बार समझना कि बीच में मुस्लिम फैमिली का घर है, उसके जस्ट बाजू में प्लेग्राउंड है एक, उस घर के चारों ओर रास्ता जाता है, और उस रास्ते के आउटर में कॉलोनी बसी हुई है। उस मुस्लिम फैमिली का जो घर है उसके घर के अंदर एक मस्जिद भी है। होता क्या है कि ये लोग रोज़ अजान पढ़ते हैं, आसपास के जो गांव वाले वो भी आते हैं अजान पढ़ने के लिए। जब अजान ख़त्म हो जाता है रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, ये लोग ना एक दूसरे तरीके की अरेबिक अजान पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं ज़िक्र, उसको कई लोग चिल्ला भी बोलते हैं। वो जब पढ़ रहे होते हैं तो बेसिकली वो पूरा प्रोसेस होता है जिन को बुलाने का। वो लोग जिन को बुलाते हैं और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और लास्ट में जिन को फिर मुक्ति दे देते हैं। आपने ट्रेनों में देखा होगा बहुत बार कि ऐसे लगा होगा कि फ़कीर का किसी का लगा, फ़कीर का बोर्ड लगा होगा कि आपको कोई भी समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, कोई भूत पिशाच से अगर छुटकारा चाहिए तो आप इस पे नंबर पे कांटेक्ट करें। तो बेसिकली यही फैमिली थी।
जो ऐसे काम करती है, तो ये लोगों की हेल्प करते थे। लोगों की हेल्प करते थे। तो होता क्या है कि इसकी फैमिली में एक लड़का है, छोटा बच्चा, सैफ नाम है, ठीक है, 8-10 साल का होगा, और उसके पापा हैं, उसके दादाजी हैं, और सैफ की मम्मी है। पापा और दादाजी ये काम करते हैं, बहुत एक्सपर्ट है इस चीज़ में, ठीक है। अब जो सैफ लड़का है वो ना ऑब्ज़र्व करता है कि भाई मेरे बाप दादा ये काम कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ इसके घर में ये काम होता था, तो मुझे भी चाहिए। इतने लोग आते हैं, इनको इतना मानते हैं, ठीक है, उनको एकदम सर पे बैठा के रखते हैं, तो मेरे को भी ये सारी चीज़ें चाहिए। एक चीज़ और समझना, जब वो रात में ज़िक्र होता है ना, रात को 9 से 12 बजे तक, उस टाइम पर अगर उनके घर के सामने कोई खड़ा है या फिर खड़े होकर सुन रहा है, तो ना उसको उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। ऐसे उनको लगता है कि उनकी बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट पूरी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो गई सारी, उस तरीके से उनको फील होता है। तो सैफ को भी चाहिए कि भाई मैं भी ये काम करूँगा। एक दिन सैफ क्या, अच्छा, जो इनके घर के बाजू में जो प्लेग्राउंड है, यहाँ पे सारे लोग खेलने जाते थे। अब सैफ भी जाता है वहाँ पे खेलने। वहाँ पर उनके एक भैया हैं, हिंदू है वो, उसका नाम है प्रत्युष, ठीक है। प्रत्युष जो लड़का है, सैफ इसको भाई भाई बोल के बुलाता है। तो प्रत्युष उससे बोलता है कि एक दिन सैफ इससे बोलता है प्रत्युष से कि भैया आपके पापा क्या करते हैं। प्रत्युष बोलता है कि मेरे पापा सरकारी नौकरी में हैं। तो बोलता है सैफ कि तब तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते होंगे। उसने बोला कि हाँ कमाते तो हैं। यहाँ पर सैफ बोलता है कि मैं ना आपके पापा से भी ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, ठीक है। और ये चीज़ें ना लगातार होने लगे 3-4 दिन से। वो आता और ऐसे बहुत सारी ड्रीमी चीज़ें बात करता है एकदम, कि मैं ये कर लूँगा, गाड़ी खरीद लूँगा, बंगला खरीद लूँगा। लोगों ने सोचा, जो उसके साथ खेलने आते थे बच्चों ने सोचा कि भाई ये पागल हो गया है, इसको बुली करने लगे। अब बुली करने से क्या हुआ कि सैफ को थोड़ा सा लगा अंदर कि भाई मेरे को कैसे चढ़ के मेरे पे बोल रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इसने प्लेग्राउंड में जाना बंद कर दिया। अब भाई ये अपने कमरे में बंद रहता पूरे टाइम। जो इनका घर था, जो मुस्लिम फैमिली का घर था, उसके बीच में आंगन है और आंगन के चारों साइड में कमरे हैं। तो उसका कमरा कॉर्नर में था, उसके दूसरे कॉर्नर पे उनके मम्मी पापा और उनके जो दादाजी थे उनका कमरा था। यहाँ पर सैफ ने क्या किया कि इसे ज़िक्र तो पता थी कैसे बोलते हैं, कैसे जिन को बुलाते हैं। भाई इसने रात को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वो 9 से 12 बजे के बीच का जो टाइम होता है। अब ये पढ़ के भाई बुलाता जिन को। ये करते करते इसको 38 दिन बीत गए, नहीं आया जिन। पर सैफ को पता था कि भाई जिन जो है इतनी आसानी से आता नहीं है, ठीक है, मुझे करना पड़ेगा और साधना करनी पड़ेगी। भाई ये और इंटेंस कर देता। और 2 दिन के बाद जब ये अपने कमरे में सो रहा था, तो भाई साहब रात के कोई 1:30-2 बजे के आसपास इसे सुनाई देता है कि कोई इसके सामने खड़े होके ग्रॉल कर रहा है, गुर्राने की आवाज़ आ रही है। और ये चीज़ तब होती है भाई जब वो साधना के बीच में था। अच्छा। साधना करते करते उसको सुनाई देता है ग्रॉल कर रहा है, और ना जैसे उसने देखा इसे डर लगा, भाई ये उठ के बैठ गया। कुछ दिखा नहीं उसको? नहीं था वहाँ पे। अच्छा। वो था वहाँ पे, पर दिक्कत ये थी कि उसने जो उस दिन की साधना थी वो कंप्लीट नहीं की। भाई बीच में उठ के बैठ गया ये। अब जब ये बीच में उठ के बैठा भाई, तो वो सामने से एकदम इसको देख के घुर्रा रहा है जिन। थोड़ी देर तक ऐसे ही रहा, घुराते रहा, उससे आई कांटेक्ट होती है इसकी। उसके बाद सैफ सो जाता है। नेक्स्ट डे से उसके जो कॉलोनी के लोग थे उन्होंने देखना स्टार्ट किया कि भाई ये अकेले छत पे जाता है शाम को, और वहाँ पे ना ऐसे रैंडमली किसी घर के सामने ऐसे करता है, पॉइंट आउट करता है फिंगर, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि बाजू में कोई खड़ा है उससे बात कर रहा है। उस तरीके से ये कम्युनिकेट करने लगा जिन से। यहाँ पर सैफ ने जिन को अपनी साधना से वश में कर लिया था। अब देखो भाई वो क्या करता है, उसको जब भी कुछ खाना होता उससे मंगाता, तो पैसे चाहिए वो उससे मंगाता, ला के देता सब कुछ। जब सैफ को कॉन्फिडेंट हो गया सैफ कि भाई ये जिन मेरे वश में है, मैं इसे कुछ भी करवा सकता हूँ, तब इसने फिर से प्लेग्राउंड में जाना स्टार्ट किया। प्लेग्राउंड में फिर से प्रत्युष मिलता है इसको। यहाँ पर सैफ जब पहुँचा बहुत दिनों बाद प्लेग्राउंड, तो ये एक बेंच पे बैठा हुआ था कॉर्नर में। प्रत्युष आता है इसके पास, बोलता है भाई क्या हो गया, तू आता नहीं आजकल खेलने, अपने ख्याली दुनिया से बाहर निकल आ भाई, मतलब इतना सही खेलते थे हम लोग। तो कुछ बोलता नहीं है भाई। ये ना अपना गर्दन ऐसे टेढ़ा करके सैफ, और भाई ऐसे बात कर रहा है किसी से। उसके बाजू में वो जिन था, उससे 10-15 सेकंड बात की। फिर ये प्रत्युष को पता है क्या बोलता है कि आप ना मेरे बड़े भैया को बहुत पसंद आ गए हैं। प्रत्युष बोलता है कि कौन सा बड़े भैया, भाई तू तो अकेले अपनी फैमिली में। बोला कि नहीं, मेरे एक बड़े भैया हैं और आज रात को आपसे वो मिलने आएंगे। भाई साहब ये बोल के सैफ वहाँ से घर आ गया वापस। उस रात जब प्रत्युष सो रहा है रात को,
2-2:30 बजे के आसपास भाई साहब इसके विंडो के पास से वहीं गुर्राने की आवाज़ आ रही है, ठीक है। इसकी बॉडी एकदम फ्रीज़ हो जाती है उस समय, आंख बस खुली है इसकी, ये थोड़ा सा आंख उठा के ऐसे सर उठा के देखता है कि कौन है, और जिन इसके सामने खड़ा है। सैफ ने बोला था मेरे बड़े भैया आएंगे, और जिन इसके सामने खड़ा था। अगले दिन प्रत्युष फिर से गया प्लेग्राउंड में। उस रात तो मतलब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, ठीक है, कैसे जैसे तैसे उसने मैनेज किया प्रत्युष ने। अगले दिन जब पहुंचा प्लेग्राउंड में, सैफ आता है, बोलता है कि भैया आप मेरे बड़े भैया आए थे ना आपसे मिलने। बोलते कौन से बड़े भैया? नहीं, रात को जो आए थे ना आपसे मिलने कल, वही है मेरे बड़े भैया। और इसकी फट लेती है भाई बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद से अगले 6-7 दिनों तक ये आया नहीं, मतलब प्लेग्राउंड में जाना ही बंद कर दिया प्रत्युष ने। इसकी मतलब तबीयत ख़राब रहने लगी बहुत बुरी तरीके से। अब इसके बाद सैफ क्या करता है कि इसने सोचा कि अब मेरे को प्रूव करना है लोगों को कि मैं भी उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई रोग है, तो मैं भी जिन से ठीक करवा सकता हूँ। यहाँ पर इसने डिसाइड किया कि पर यह होगा कैसे, ऐसे तो इसके बाप है, दादा है, ठीक है, कोई इसके पास क्यों आएगा। तो इसने सोचा कि भाई मेरे को प्रूव करना है। तो इसने पता है क्या प्लान बनाया कि भाई मैं इस जिन से अपने दादाजी को परेशान करवाऊँगा, और जब वो बिल्कुल आखिरी स्टेज में चले जाएंगे, मतलब कुछ भी हल नहीं निकल रहा है, तब मैं जिनको ऐसे मतलब सबके सामने बोलूँगा कि भाई ठीक कर दादाजी को, तो ये ठीक करेगा और लोग मेरे को मानने लगेंगे। पर ये सैफ का प्लान भाई बुरी तरीके से फेल होता है। इसने जिन को छोड़ तो दिया दादाजी के ऊपर। अब दादाजी के ऊपर जब छोड़ा तो जिन उनको बहुत परेशान करने लगा, ठीक है, उनकी तबीयत एकदम बेकार होने लगी दादाजी की। वो क्या करते, दिन में चेयर पे जाके बैठ जाते घर के आंगन में, और ना एकदम सर ऐसे ऊपर करके एक टक बस ऊपर की तरफ देखते रहते। पर जैसे दादाजी खुद एक्सपर्ट थे तो वो खुद डील नहीं कर पा रहे थे। जब इनके पापा को पता चला तो उन्होंने यही सोचा कि भाई हो सकता है हम इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट करते, इतना जिन को बुलाते हैं, तो मे बी उसका साइड इफेक्ट हो, उससे कुछ किसी जिन ने कुछ किया हो। भाई ये अपनी विद्या लगा के दादाजी के ऊपर छोड़ते कि भाई ठीक हो जाए दादाजी। पर भाई वो ना इफेक्ट ज़्यादा दिन तक रहता नहीं, 2-3 दिन रहता, फिर से ये जिन हावी हो जाता है। अच्छा, फैमिली में किसी को पता नहीं कि ये छोटा लड़का सैफ है, ये उस समय 38 दिन तक इसने वो किया था, जिन को एक्टिव, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो एक कमरे में कॉर्नर में उसका कमरा था, दूसरे कॉर्नर में इनका कमरा था। तो भाई रात को कमरा बंद करके वो ये काम करता। जो ये जिकिर होते हैं, जैसे अजान पढ़ते हैं, वो तो बिल्कुल माइक पे पढ़ते हैं ना, जिकिर जो होती है भाई बिना माइक के एकदम ऐसे चैंट करते हैं घर के अंदर बैठ के। फिर क्या होता? तो ये सीन था। तो फिर उसने दादाजी पे छोड़ा। दादाजी 1 महीने के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तब इसने अपने जिन को हुक्म दिया कि भाई जाके ठीक कर। पर मैंने बताया था कि सैफ वो जो था उस रात बीच साधना से उड़ गया था, डर के मारे बीच में छोड़ दिया था उसने। तो ये जिन को हुक्म देता भाई ठीक करो जाके, पर ये उसकी बात ही नहीं मानता। पर अब तक तो मान रहा था। नहीं, बता रहा हूँ भाई, सैफ ने बहुत टाइम से उससे काम करवाया था। मैंने आपको बताया था कि जिन जो आते हैं उनकी एक शर्त होती है कि भाई तुम मेरे से काम करवा रहे हो, ठीक है, पर उनको ना बाद में मुक्ति देनी होती है। अच्छा। अब ये मुक्ति देने वाली जो विद्या थी, ये सैफ के दादाजी और उसके पापा को ही आती थी। अच्छा। अब जिन से उसका जिन उससे यही बोलता कि इतना मतलब इतने दिन से मैं काम कर रहा हूँ भाई, मुक्ति चाहिए मुझे। नहीं मानी बात उसने, जिन ने इसकी, सैफ की बात जिन ने नहीं मानी। दादाजी ऑफ हो जाते हैं। अच्छा। अब सैफ ने सोचा कि भाई ये जो जिन है ना, ये मेरी बात नहीं मान रहा है, और शायद इसके बस की बात नहीं है किसी को ठीक करना, ठीक है। उसने एक बार और ट्राई किया कि भाई तू जाके दादाजी मेरे उनकी डेथ हो गई तो उनको ज़िंदा कर। मैंने मना कर दिया, नहीं, जिन ने। तो इसने सोचा कि भाई इसके बस की बात नहीं है, ये उतना पावरफुल नहीं है, तो मैं ना एक और साधना करता हूँ, मैं इससे पावरफुल जिन की कॉलिंग करूँगा मैं उससे, ठीक है। भाई फिर से स्टार्ट करता है। कुछ टाइम के बाद एक और प्रकट होता है उसके सामने जिन, उसी तरीके से। पर इस टाइम जो जिन प्रकट हुआ था भाई, जैसे अपने हिंदू में क्या होता है कि भूत, पिशाच, प्रेत, और सबसे टॉप लेवल पे होता है ब्रह्म राक्षस, वैसे ही इनके में भी होता है। जिन का जो बिल्कुल टॉप वर्जन जो होता है वो आया इनके सामने, सैफ के सामने। अब 10 साल का बच्चा, उसको क्या दिमाग है यार, उसको समझ में आ नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने भाई जिन को छोड़ दिया अपने पापा पे कि उनको जाके परेशान करो और फिर मैं ठीक करूँगा। यहाँ पे सैफ ये नहीं समझ पा रहा था कि भाई तुमको उसको मुक्ति भी देना है, वो तुम्हें नहीं आता। और उसी मुक्ति ना देने की विद्या के कारण ये सारे जिन बाद में इसको अपोज करने लगते हैं। अभी पहले वाला जिन भी एक्टिव है और ये सेकंड वाला भी आ गया। पहले वाला जिन भी एक्टिव था, उसको मुक्ति तो मिली नहीं थी, ये और गुस्सा हुए पड़े सैफ पे, है ना। तो इसने अपने पापा पे छोड़ा, पापा की तबीयत वैसी ख़राब हुई,
1 वीक के अंदर इसके पापा भी ऑफ हो जाते हैं। तो जो नया वाला जिन था उसने भी बात मानी नहीं इसकी। मतलब इसने कोशिश की कि मेरे पापा क्या कहते हैं जब डेथ हो गई उनके तो उसको जिंदा करे, तब भी नहीं मानता ये बात। अब सुनो भाई असली खेल क्या होता है। अब जो सैफ था इसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, ठीक है। दो दिन पहले ही इससे एकदम उखड़े पड़े हैं। इसने मतलब इसकी जो फैमिली थी, फैमिली में से इसकी मम्मी बची थी और इसके एक चाचा थे दूर के। इन दोनों ने सैफ को लेके हॉस्पिटल गए डॉक्टर के पास, ठीक है। डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। 3-4 दिन तक सैफ एडमिट रहा। उसके बाद क्या होता है कि एक रात कॉल आती है इनके घर पे हॉस्पिटल से, भाई जो ये सैफ लड़का है ये ना एक बेड से दूसरे बेड पे छलांग मार के पहुँच रहा है। यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल के स्टाफ उनको बहुत परेशान कर रहा है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसको लेके जाइए। तो जैसे तैसे कुछ भी करके सैफ को फिर घर लेके आते हैं। घर लेके आए तो उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि इनको पता चल गया कि भाई ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है। इन्होंने फिर सैफ को एक झाड़ फूँक करने वाले उनके पास लेके गए दिखाने के लिए कि भाई क्या है। तब उन्होंने बोला कि भाई जो आप सैफ को सामने देख रहे हो ना, इसका बस शरीर ही है सामने, इसके अंदर इसकी रूह भी नहीं है। सैफ के शरीर में बहुत सारे जिन्नादों ने अपना कब्जा कर लिया था, क्योंकि इसने लगातार कैसे 38-40 दिन तक रिसाइड किया और उससे बहुत सारे ऐसे एक्टिव हो गए थे। तो उन्होंने सैफ के शरीर को अपना घर बना लिया था भाई। तो सोल उन्होंने अपने वश में कर ली उसकी एक उसकी तरीके रूह निकल गई थी, सैफ की जो रूह थी अपनी वो निकल गई थी उसकी बॉडी से। उन्होंने बस ये बोला कि अब पर ऐसा पॉसिबल है कि जैसे खुद की रूह निकल जाए लेकिन फिर भी भाई वो तो है, तो जिन के तो हो सकते हैं भाई, जिन के केस में भाई जिन बहुत पावरफुल चीज़ है यार, इसको तो मतलब नहीं। बट ये तो होता है कि भाई अपनी सोल भी है लेकिन कब्जा करा हुआ है। बट ये थोड़ा अनबिलीवेबल है कि उसकी रूह ही नहीं है उसमें अंदर। अभी आपको पता चलेगा कैसे नहीं है। फिर क्या होता है कि उन्होंने बोला कि इसको छोड़ दो अपने हाल पे, ठीक है। ये लोग इसे वापस घर लेके आता भी, इन्होंने सोचा कि इसको घर पे भी नहीं रखते, तो इन्होंने सैफ को उठा के मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। एडमिट करके वापस आ गए, मतलब कोलकाता के साइड में कहीं पे किया था एडमिट। उसके बाद वापस आए। कुछ टाइम के बाद कॉल आता है इनको घर पे कि भाई जो सैफ है इसकी डेथ हो चुकी है, आप लोग आके ले जाइए। ये लोग मतलब आज जैसे कॉल आया तो उसके अगले दिन पहुंचते हैं, तब तक सैफ की बॉडी को स्टोर करके रखा गया था। भाई जब उसकी बॉडी निकाली गई, जब ये लोग पहुँचे वहाँ से मॉर्ग से इसकी बॉडी निकाली गई, तो भाई ये देखते हैं कि इसके जो बॉडी के जो मांस है ना, वो सारे एक स्टिकी एलिमेंट से अटैच्ड है, सड़ चुकी है पूरी बॉडी। और बाहर निकलते ही मतलब कट के उसके मांस के टुकड़े गिरने लगे। और उसमें से जब वो गिर रहे थे तो उसके साथ साथ भाई बड़े बड़े ऐसे कीड़े उसके बॉडी से ज़मीन पे रेंग रहे। ये कितनी पुरानी बात होगी भाई वैसे? ये भाई 3 साल पुरानी बात है। अच्छा, अभी रिसेंट ही है। अच्छा, जब ये लोग दिखाने ले गए थे सैफ को उस मौलवी के पास कि भाई ठीक कर दो, तो उसने जब बोला था कि भाई 10-15 जिन्होंने अंदर कैप्चर करके रखा हुआ है, अगर मैं इसको ठीक करूँगा तो भाई सैफ को इतनी पीड़ा होगी जैसे उसके बॉडी पार्ट को, एक बॉडी पार्ट को काट रहे हैं, वो झेल नहीं पाएगा। अगर मैं जिन को इसके बॉडी से निकालने की कोशिश करूँगा तो भाई इतना दर्द होगा उसे, जैसे किसी ने हाथ काट दिया, किसी ने पैर काट दिया। तो भाई अब सैफ तो चला गया, उसकी फैमिली भी पूरी बर्बाद। अब उसकी मम्मी है सिर्फ वहाँ पे यार। ये थी मतलब हाँ। जिन पोजीशन भाई ऐसी चीज़ है, अगर प्रॉपर विद्या नहीं आती A to Z ऊपर से नीचे तक सब कुछ। और भाई छोटा बच्चा कर रहा है, ये तो और भी गलत चीज़ है कि छोटा बच्चा ये चीज़ें कर रहा है और अपने ही दादा और पापा पे छोड़ रहा है। और कोई है भाई? नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं भाई। कुछ ऐसा बताओ जो आपको किसी ट्रैवल के दौरान पता चला हो या किसी फैमिली ने बताया हो, लोकल फैमिली ने कुछ। हाँ भाई, ट्रैवल का एक मेरे पास कैब ड्राइवर ने भेजी थी मुझे कहानी। अच्छा, अभी मैं आपको ट्रैवल का ये बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको 2-3 स्टोरी और सुनाऊंगा जिसमें मतलब जो प्रॉपर वेरीफाइबल है, और वो ऐसी स्टोरीज हैं जो कि पास्ट में कुछ इवेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसी डेडली अपनी नेशनल ट्रेजेडी हुई है उससे रिलेटेड है। तो आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है। फ़िलहाल जो मैं ट्रैवल की कहानी बता रहा हूँ, ये एक मुझे कैब ड्राइवर ने भेजी थी। इनका नाम है विजय पाल, ठीक है। अच्छा, ये रहने वाले हैं चंडीगढ़ के। होता क्या है कि अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो ये कैब ड्राइवर है इसके फैमिली में इसकी माँ है, इनकी वाइफ है, बच्चे हैं। भाई उस इंसिडेंट के बाद फैमिली ने इनके कैब ड्राइवर की नौकरी छुड़वा दी। इस टाइम पर जो वो विजय भाई हैं एयरफोर्स में मतलब कोई ऐसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं।
अच्छा। तो होता क्या है कि 2015 में इनको पता चलता है कि चंडीगढ़ में ऊबर लॉन्च हुआ है और इन्होंने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब उससे ड्राइवर्स अर्न भी कर रहे हैं। उस समय तक एक प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट टैक्सी ओनर के अंडर काम करते थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई चंडीगढ़ में वहीं पे जाके अपना ऊबर चलाएंगे। इन्होंने सुना था कि बहुत ज़्यादा लोग मतलब ड्राइवर्स को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत राइड्स फ्रिक्वेंटली मिल जाती है। भाई ये पहुंच जाते हैं चंडीगढ़। वहाँ पर 1 साल इन्होंने दबा के चलाया ऊबर, अच्छा पैसा कमाया। पर 1 साल के बाद फिर से मार्केट में कंपटीशन वो सब आता है, ठीक है। ऊबर ने अपना चार्ज बढ़ा दिया और इनको मतलब सवारी मिलनी बंद हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिलती तो उतना प्रॉफिट नहीं होता था। तब इन्होंने सोचा कि भाई अब मैं अपनी कार निकलवाऊँगा, ठीक है, और ऐसे प्राइवेट बुकिंग्स जब मतलब फ्री टाइम होगा तो ऊबर चलाऊँगा, ऐसे नॉर्मल प्राइवेट बुकिंग्स में चलूँगा। तो इसी दौरान क्या होता है कि एक दिन इनको एक बुकिंग आती है इनकी कार में। उस पैसेंजर को जाना था चंडीगढ़ से धर्मशाला। दोपहर के 1 बजे ये लोग अपनी ड्राइव स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखना कि चंडीगढ़ से धर्मशाला जाने के बीच में एक अम्ब रोड पड़ता है, 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच है हिमाचल का। तो जब ये लोग शाम के टाइम अम्ब रोड पहुँचे 5-6 बजे के आसपास, तो जो अंदर पैसेंजर बैठा था उसने बोला कि भाई रात को अवॉइड करना इधर से, मतलब वापस आने के समय ये रोड अवॉइड करना रात को अकेले। तो पूछते हैं विजय भाई कि क्या कोई दिक्कत है क्या सर, मतलब इस रोड पे क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे मतलब मेरे रिलेटिव रहते हैं, उन्होंने कुछ बताया इस रोड की कहानी। अब जो पैसेंजर था उसने खुल के नहीं बताई भाई बात, कि डर जाएगा फिर इसको, है ना, इसको अभी धर्मशाला ही पहुँचना है, अंदर ऐसे डर बैठ जाएगा, क्या पता गाड़ी से कंट्रोल खो दे ऐसे। ये सोच के उसने बताई नहीं बात। ये लोग पहुँचते धर्मशाला। वहाँ पर जब ये अनलोड कर रहा था रात के 8 बजे, उनका सामान उतार रहा था, इसने पैसे दिए पैसेंजर ने बोला कि एक काम कर विजय, आज ना इधर ही रुक जा गाड़ी में, सुबह 4-5 बज जाएंगे तब जाना। ये बोलता है कि सर क्या कोई बात है तो खुल के बताओ यार, अगर उस रोड पे कोई दिक्कत है तो आपने बताया भी नहीं, आप ऐसे मना कर रहे हो। उन्होंने बोला कि नहीं अभी मत जाओ, बात मान ले मेरी भाई, 4-5 बजे निकलना। फिर उसने पूछा कि कभी रात को गए उस रोड से। इसने मना कर दिया कि नहीं भाई, इतनी रात को तो मैं कभी नहीं गया अम्ब वाले रोड से। तो ये बोलते हैं कि रुको, पर ये नहीं मानता है। कि उसके अगले दिन सुबह चंडीगढ़ से दूसरी बुकिंग थी, जल्द से जल्द पहुंचना था। भाई ये धर्मशाला से निकलता है वापस चंडीगढ़ आने के लिए, ठीक है। रात के 11 बजे के आसपास ये एक ढाबे में रुकता है, वहाँ पे मतलब चाय पानी पीता है और फिर वहाँ से कार लेके निकलता है आगे। अब भाई देखना क्या होता है, 11:30 पौने 12 के आसपास ये पहुँचता है अम्ब रोड में। जो ये अम्ब शहर है, इसने पाया विजय ने कि भाई उस टाइम पर पूरा सन्नाटा, हल्की सी स्ट्रीट लाइट जल रही है सिर्फ, और उसके अलावा उसकी गाड़ी के अलावा कोई भी नहीं है। वो अकेले ही उस रोड पे चल रहा है, हाईवे। कुछ दूर चलने के बाद ये एंटर करता है कि स्टेट हाईवे पे, मतलब मेन जो सड़क थी, हाईवे वाला रोड था, वो खत्म होता है, एक स्टेट हाईवे पे ड्राइव कर रहा है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।